So now the topic is what? Final account of manufacturer. What बेटा? Final account of manufacturer. देखो अभी आपने फाइनल अकाउंट ट्रेडर का बनाया, ट्रेडर में अब आपका सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, उनका आपने फाइनल अकाउंट बनाया. बट अब अगर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, देन फिनिश गुड्स तैयार करेगा, उसके बाद उसको डील करेगा, ट्रेडिंग करेगा, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना है, फाइनल अकाउंट क्या रहेगा? तो सिंपल है बेटा. देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, बराबर है, तो वो क्या करता है बेटा? सबसे पहला उसका अकाउंट क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेस करके फिर फिनिश गुड तैयार करेगा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करेगा, तो उसके लिए सबसे मेन क्या होगा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सबसे मेन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कि मैन्युफैक्चर करने में उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाने में, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में उसको क्या कॉस्ट जा रहा है, तो उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाएगा. जितना भी कॉस्ट जा रहा है, जितने भी खर्चे जा रहे हैं, खर्चा मतलब एक्सपेंस मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस. तो जितना भी कॉस्ट लगा है सब डेबिट में दिखाएगा वो, बराबर है. तो एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ताकि उसको मालूम पड़े कि भाई इस प्रोडक्ट को, ये पेन है, राइट है, स्टाइलस पेन को बनाने में उसको कितना कॉस्ट गया, तो कॉस्ट तो मालूम पड़ना चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, राइट. सो उसके लिए वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा. उसके बाद उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेगा. फिर बाकी सब तो सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर करंट अकाउंट, इफ फिक्स कैपिटल मेथड अगर दिया है, इफ फिक्स कैपिटल मेथड, देखो इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज देयर देन करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है. और बैलेंस शीट बाकी सब सेम है जैसा पहले करते आ रहे हैं. सिर्फ आपका चेंज किस में है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मतलब चेंज क्या है, एडिशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग. और ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रेडिंग में चेंज होता है, ट्रेडिंग के फॉर्मेट थोड़ा सा. सिंपल. अब एक मैन्युफैक्चरर है तो नॉर्मल सी बात है, रॉ मटेरियल खरीदेगा, प्रोसेस करेगा, फिर फिनिश गुड्स तैयार करेगा, तो वो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, बराबर है. वो फिनिश गुड्स का जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा. दैट्स इट. तो थोड़ा सा ट्रेडिंग इसकी वजह से चेंज होता है. बाकी सब कुछ पीएनएल अकाउंट, करंट अकाउंट, इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज देयर, और बैलेंस शीट बाकी सब सेम है जो आपने पहले किया. सिर्फ आपको ध्यान देना है मैन्युफैक्चरिंग में और थोड़ा सा ट्रेडिंग में, ठीक है. चल, सो आखिर मैन्युफैक्चरिंग है क्या? तो भाई शॉर्टकट में मैंने बता ही दिया है मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लेकिन एक बार छोटा सा मीनिंग है इसका दिया है. देखो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मींस व्हाट? एन अकाउंट. ये एक अकाउंट है शोइंग द समरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. व्हाट? ये समरी है, ये एक अकाउंट है. पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मींस व्हाट? एन अकाउंट showing what? Summary of what? Cost of the manufacturing activity. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का कितना कॉस्ट जा रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बना रहे हो आप. कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ताकि आपको मालूम तो पड़े कि ये प्रोडक्ट को बनाने में मुझे कितना कॉस्ट गया, राइट है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है मेरा, राइट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो आप किससे फाइंड आउट करते हो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. सो सिंपल मीनिंग है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मींस an account showing the summary of what? Cost of production या cost of manufacturing activity. जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुआ है, कितना कॉस्ट गया, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा, कितना कॉस्ट आ रहा है, वो सब आप उस अकाउंट में शो करोगे. तो वो समरी हो गया, समरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? एक्टिविटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. What summary of the cost of the manufacturing activity. जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कितना कॉस्ट जा रहा है, क्या क्या खर्चे जा रहे हैं, रॉ मटेरियल जा रहा है, लेबर जा रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जा रहे हैं, जो भी जा रहा है वो सब आपको एक स्पेशल अकाउंट में दिखाना है, एक अकाउंट में दिखाना है. वो अकाउंट ही है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या करता है? शोइंग द समरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. तो ये नॉर्मल मीनिंग है, याद रखना. अब देखो नेक्स्ट, अब आखिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता कैसा है यार, कैसे बनाएगा उसको, क्या ट्रांसफर करेगा? तो देखो अब डिटेल में उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो जो आपको बनाना है मेन. व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो. अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसा रहेगा, दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी है. तो चलो सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन, सबसे फर्स्ट क्या आएगा आपका? डेबिट साइड में आ जाएगा टू वर्क इन प्रोसेस. देखो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या रिकॉर्ड करना है आपको? कॉस्ट. व्हाट यू हैव टू रिकॉर्ड?
यू हैव टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हमेशा याद रखना, कॉस्ट का कौन सा बैलेंस होगा, कॉस्ट जितने भी खर्चे होंगे सबका कौन सा बैलेंस होगा बेटा, डेबिट बैलेंस। जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है, एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी बनाने का कॉस्ट जाएगा, उसका डेबिट बैलेंस ही होगा ना बेटा, डेबिट। तो हमेशा याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जितना भी आप कॉस्ट लगा रहे हो सब किधर आएगा, डेबिट साइड में, राइट। अब देखो कैसे, सबसे पहला है आपको वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। देखो लास्ट ईयर में कुछ बचा रहेगा, लास्ट ईयर का कुछ क्लोजिंग बचा रहेगा वर्क इन प्रोसेस का, तो उसको इधर ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, करोगे कि नहीं। तो अब वो जो वर्क इन प्रोग्रेस आप इधर ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो, उसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा, तो खर्चा तो जाएगा ही, बराबर है, खर्चा जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या करना है आपको, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सबसे पहला व्हाट यू हैव टू टेक, वर्क इन प्रोसेस का क्या बेटा, ओपन, व्हाट इट। तो पहला याद रखना सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। बेटा अगर ओपनिंग इधर आया तो क्लोजिंग तो अपोजिट में हो जाएगा ना, क्लोजिंग किधर हो जाएगा, अपोजिट साइड में। वर्क इन प्रोग्रेस अगर ओपनिंग इधर होगा तो क्लोजिंग अपोजिट, सिंपल, राइट है। क्लोजिंग मतलब इतना बचा रह गया, इतना। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल अपना प्रोसेस में है, ठीक है। अब समझो ईयर एंड तक आपका जो रॉ मटेरियल प्रोसेस में है वो बचा रह गया, मतलब वो काम हो नहीं रहा, अभी उसके ऊपर हो गया, ईयर एंड हो गया और वो इन प्रोसेस में है, तो वो तो क्लोजिंग हो गया ना बेटा। तो क्लोजिंग हो गया तो उसका कॉस्ट भाई नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करोगे आप, बराबर है, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, क्योंकि यहाँ का क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है बेटा, ओपनिंग हो जाता है, बराबर है। तो फिलहाल याद रखना, वर्क इन प्रोसेस सबसे पहला कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस आपका जो भी रहेगा लास्ट ईयर का। देखो लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो जो भी वर्क इन प्रोसेस है, जो मशीन में है अभी प्रोसेस में, अब उसके ऊपर काम चालू करो। तो काम चालू करेगा तो कॉस्ट तो जाने ही वाला है, तो पहला तो वो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट हो गया, याद रखना। उसके बाद सेकंड सबसे मेन कॉस्ट क्या, भाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप तो रॉ मटेरियल तो खरीदोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे कि नहीं। भाई अगर ये प्रोडक्ट बना रहे हो आप, बराबर, ये पेन बना रहे हो, तो इस पेन के लिए रॉ मटेरियल तो बहुत, सब रॉ मटेरियल तो लगता है बेटा, रॉ मटेरियल लगेगा, उसका प्रोसेस करेगा, तब जाके फिनिश गुड्स बनेगा ना बेटा, राइट। सो सबसे नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम, व्हाट, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसको कंज्यूम करोगे, व्हाट इट, तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखना फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। तो हमेशा याद रखना, देखो वर्क इन प्रोसेस तो आ गया, ओपनिंग कर दिया, वो आपका कॉस्ट कंज्यूम करेगा, वो उस पर कॉस्ट लगेगा। सेकेंडली रॉ मटेरियल, भाई कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सो रॉ मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का, जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा वो जो नेट अमाउंट आएगा वो इधर दिखाना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर होगा उसको अभी लेके आओ, तो वो ओपनिंग हो जाएगा बेटा। बेटा लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का क्या हो गया, ओपनिंग, याद रखना। सो पहला आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिखाना है बेटा। फिर क्या करना है आपको, ऐड क्या करना है, जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल ही है, रॉ मटेरियल ऊपर लिखा है ना, इसलिए लिखा नहीं है इधर बार बार, ठीक है, बिकॉज इट इज रिटन अबाउट रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी देयर, देन मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा तो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी देयर। अगर क्लोजिंग स्टॉक है लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल का, तो ओपनिंग स्टॉक तो होना ही है ना, तो रहना ही चाहिए। अब लास्ट ईयर में कुछ क्लोजिंग ही नहीं बचा तो ओपनिंग किधर से आएगा, राइट। सो याद रखना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लो, प्लस जितना नया आपने परचेज किया है, मटेरियल का परचेज किया होगा वो भी ऐड कर लो, वो भी खर्चा ही है आपका प्रोडक्शन का। उसके बाद देखो परचेज करते टाइम पे कुछ परचेज एक्सपेंस भी होते हैं, समझो रॉ मटेरियल खरीदा, बराबर है, रॉ मटेरियल खरीदा आपने, समझो एमपी से, मध्य प्रदेश से रॉ मटेरियल खरीदा, आपका फैक्ट्री है महाराष्ट्र में। अब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में क्या हाथ में उठा के तो लाएगा नहीं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ट्रांसपोर्ट करोगे तो भाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको हो सकता है कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट करोगे तो कैरेज देना पड़े, कैरेज देना ही पड़ेगा ना, फ्री में तो आएगा नहीं वो, है कि नहीं।
ट्रक कर रहे हो, टेम्पो कर रहे हो, जो भी करोगे, सो कैरेज आपको देना पड़ेगा, फ्राइट देना पड़ेगा, रेलवे के थ्रू लेके आ रहे हो, बाय एयर लेके आओगे तो वो सब के लिए आपको फ्राइट देना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल समझो आप बाहर से ले रहे हो, दूसरे कंट्री से, तो आपको कस्टम ड्यूटी ये सब लगता ही है ना बेटा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, फ्राइट चार्जेस जो भी है, राइट। डॉक ड्यूज अगर पोर्ट पे आ रहा है, तो अगर आपका मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो पोर्ट पे आएगा, पोर्ट पे उतरेगा, उधर भी चार्ज देना पड़ेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, परचेस का एक्सपेंस हो गया। परचेस किया तो एट द टाइम ऑफ परचेस दीज ऑल आर दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस, तो वो सब आपका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा फंडा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए क्या देखा आपने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहेगा उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो पहला। फिर आपका क्या आएगा बेटा, परचेजेस, कितना खरीदा रॉ मटेरियल परचेजेस, तो वो परचेजेस आपका कॉस्ट बढ़ गया, प्लस करो। फिर परचेज एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा रिलेटेड टू परचेज, वो भी आपके कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, दैट विल आल्सो बी एडेड। इस पे कैरेज इनवर्ड है, फ्राइट इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी है, डॉक ड्यूज है, बराबर, एटसेट्रा, राइट। तो ये सब प्लस होके जो भी अमाउंट आएगा, एक्स एक्स मतलब इधर एज्यूमिंग अमाउंट है आपका, माइनस आप क्या करो, कुछ रिटर्न किया होगा, अगर आपने कुछ रिटर्न किया रहेगा तो वो माइनस कर दो। परचेज किया, उसमें से कुछ डिफेक्ट्स निकला या नॉट एज पर सैंपल रहा, तो वो रिटर्न कर दोगे, तो उसको हटा दो, माइनस कर दो। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट क्लोजिंग स्टॉक, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी तो माइनस करना है, बराबर है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी क्या करना है आपको, माइनस, तो याद रखना। तो ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भाई देखो, अभी रॉ मटेरियल का कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया एट द ईयर एंड, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ क्लोजिंग बच गया रॉ मटेरियल का, मतलब अभी वो यूज नहीं हुआ ना, तो उसको माइनस कर दो। जब यूज नहीं हुआ तो फिर माइनस करके रखो, नेक्स्ट ईयर में यूज करोगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो याद रखना, रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे मेन आइटम है, सबसे मेन कॉस्ट इस पे ही जाता है अपना, रॉ मटेरियल पे, मैन्युफैक्चरिंग का। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद रखो, जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा पहला वो, प्लस जितना भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है दैट विल बी देयर, ठीक है। सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विल बी हियर, प्लस परचेज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, मतलब रिलेटेड टू परचेजेस, जो भी परचेज एक्सपेंसेस है लाइक कैरेज, फ्राइट, कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूज एटसेट्रा, राइट, है रिलेटेड टू परचेजेस, वो सब प्लस किया। माइनस क्या करोगे आप, रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, जो रिटर्न किया उसको माइनस कर दो, और जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, क्या बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड। सो फाइनली जो अमाउंट आएगा वो आउटर में दिखा देना, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या हो गया डेबिट में, पहला वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम में, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कंजम्पशन फॉर्मूला यूज करने का, सिंपल रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर्मूला क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसका रॉ मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कॉस्ट आएगा, देखो ये सब फॉर्मूला यूज किया तो इधर जो भी अमाउंट आएगा वही हो जाएगा आपका नेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ये आपका नेट कॉस्ट आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका, भाई प्रोडक्शन करोगे, अगर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना है तो बनाने का काम कौन करेगा, लेबर, तो लेबर को तो वेजेस देना पड़ेगा। सो जो भी डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर होगा वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आ जाएगा, क्या बेटा, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस विल आल्सो बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, वो भी तो कॉस्ट है, दैट इज आल्सो अ कॉस्ट, सो दैट विल आल्सो बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। जो भी कॉस्ट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आना चाहिए, दैट विल बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। जितना भी कॉस्ट है, जितने भी खर्चे हैं प्रोडक्शन करने से रिलेटेड, जो भी खर्चा हो रहा है वो सब डेबिट में दिखना चाहिए बेटा, उसी से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा, बराबर है, राइट। उसी से आपका क्या कैलकुलेट होगा बेटा, यू विल गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रखना। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना ये हो गया। अब आ जाओ डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर के बाद, नेक्स्ट क्या होगा डेबिट में, अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जा रहा है वो भी तो आपका कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज योर कॉस्ट। अब वो क्या हो सकता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, लाइक रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रॉयल्टी मतलब क्या,
समझो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका टेक्निक आपने किसी से लिया, प्रोडक्शन टेक्निक आपने लिया किसी से, प्रोडक्शन टेक्निक किसी दूसरे का प्रोडक्शन टेक्निक यूज कर रहा है, तो उसको रॉयल्टी तो देना पड़ेगा ना यार. वी हैव टू गिव रॉयल्टी टू दैट पर्सन या जो भी है दैट कंपनी जो जिसका भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो, राइट. सो रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर इज व्हाट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दैट विल आल्सो इंक्रीज योर कॉस्ट. वो भी आपके कॉस्ट को बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीनरी. अब कोई आपने स्पेशल इक्विपमेंट लिया या मशीनरी लिया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये स्टाइलस पेन को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो हायर पे लिया आपने, हायर खरीदा नहीं, वो हायर पे लिया, तो उसका हायर चार्जेस जो जाएगा ना बेटा, हायर चार्जेस जितना भी आप उसका भाड़ा दे रहे हो, हायर चार्जेस दे रहे हो, वो भी तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया. दैट विल आल्सो बी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वो स्पेशल मशीनरी आपने इस प्रोडक्ट, इस स्टाइलस पेन को बनाने के लिए लिया है. So that is what, उससे रिलेटेड जो भी हायर चार्जेस जाएगा, that will be what your direct manufacturing expenses. Simple, right? और फिर डिजाइन एक्सपेंस है, डिजाइन से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस जा रहा है वो भी आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएगा बच्चा, याद रखना. सो याद रखो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या आपका रॉयल्टी, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर. सेकेंडली हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीनरी. जो स्पेशल मशीनरी आप यूज कर रहे हो या जो भी स्पेशल इक्विपमेंट आप यूज करोगे, राइट है, मालूम पड़ा आपने हायर पे लिया, उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस जाएगा, बराबर है, वो भी आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो स्पेशल इक्विपमेंट या मशीनरी आप क्यों यूज कर रहे हो, फॉर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट स्टाइलस पेन बनाना है आपको, उसके लिए आपने रॉ मटेरियल लिया, सारे खर्चे किए, फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किए, इसकी टेक्निक आप किसी दूसरे की यूज कर रहे हो, बराबर, किसी से टेक्निक आपने लिया उसके लिए रॉयल्टी दे रहे हो, स्पेशल इक्विपमेंट लिया तो उसके लिए हायर चार्जेस दे रहे हो, डिजाइन एक्सपेंस का चार्जेस दे रहे हो, तो वो सब प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, राइट. तो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये सब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा, दैट इज डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आपको शो करना है, समझा, इधर मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आपको शो करना है, याद रखना बच्चा, भूलना नहीं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. तो याद रखना क्या क्या हो गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, क्या रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीनरी या स्पेशल इक्विपमेंट, और फिर डिजाइन एक्सपेंस, ठीक है. फिर अब जो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट जाएगा, मतलब जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री जो भी डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नॉर्मल सी बात है, बराबर है. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस सब दिखा दो इधर. अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी है, बराबर है, स्टोर, ऑयल, ग्रीस, मशीनरी यूज हो रही है कुछ इसके पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, मालूम पड़ा, जो भी है. तो फैक्ट्री एक्सपेंस में स्टोर, ऑयल, ग्रीस, सैलरी टू सुपरवाइजर. भाई फैक्ट्री में स्टोर, ऑयल, ग्रीस कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में यूज होगा ना, मशीन्स के लिए सब यूज होता है ना बेटा, ऑयल, ग्रीस, स्टोर, ऑल दैट. अब फैक्ट्री में सुपरवाइजर होगा जो काम को सुपरवाइज करेगा फैक्ट्री में, तो उसका सैलरी दे रहे हो. फैक्ट्री में आपको पावर एंड फ्यूल यूज कर, देखो पावर एंड फ्यूल तो चाहिए, बिना पावर के तो चलेगा ही नहीं सब कुछ, बराबर है. सो पावर एंड फ्यूल जो भी है आपका वो फैक्ट्री में यूज हो रहा है. मोटिव पावर, मशीन चलाने के लिए आपको मोटिव पावर ये सब चाहिए ना, मोटिव पावर लाइक दैट. फ्यूल तो चाहिए फ्यूल तो चाहिए बेटा. सो ये सारे आपके फैक्ट्री एक्सपेंस हो गए. तो जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका, बराबर है, मालूम पड़ा, प्रोडक्शन आप कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स को, बराबर है. अब वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोसेस किया, फिर फिनिश गुड्स आप प्रोड्यूस करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सब आपको रिकॉर्ड कर देना. फैक्ट्री एक्सपेंस, सैलरी टू सुपरवाइजर, स्टोर, ऑयल एंड ग्रीस, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री एसेट. जो भी फैक्ट्री एसेट है उसके ऊपर कुछ रिपेयर हो रहा है, क्या बेटा, फैक्ट्री एसेट के ऊपर कुछ रिपेयर होगा तो वो भी किधर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा ना, सिंपल फंडा. क्या, रिपेयर्स ऑफ व्हाट, फैक्ट्री एसेट्स. फैक्ट्री एसेट्स है तो फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड कुछ भी रिपेयर्स हुआ, कुछ भी डेप्रिसिएशन हुआ, याद रखना फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड, क्या, फैक्ट्री एसेट रिलेटेड कुछ भी रिपेयर्स होगा, मेंटेनेंस होगा, डेप्रिसिएशन होगा, वो सब आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आएगा. मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी पे अगर आप रिपेयर्स मेंटेनेंस कर रहे हो तो किधर दिखाना है आपको, फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में, ठीक है. अगर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आया, प्लांट एंड मशीनरी पे क्या आ रहा है बेटा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आ रहा है,
तो वो भी किधर दिखाना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, याद रखना। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन आ रहा है तो वो भी आपको किधर दिखाना है बेटा, यस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। पीएनएल डेबिट में मत दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में नहीं। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री एसेट्स है ना, तो फैक्ट्री एसेट्स रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन आएगा फैक्ट्री एसेट रिलेटेड, दैट विल बी शोन इन व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट्स। रिमेंबर, समझा, फैक्ट्री एसेट रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो किधर आएगा बेटा, यस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, याद रखना। और जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग है उससे रिलेटेड आपने रेंट पे किया, लाइटिंग, जो भी है, जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड, बराबर है, वो सब आपका किधर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड। तो याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट पूरा आपका कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। जितने भी खर्चे हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को, फिनिश गुड्स को तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट, बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। मतलब वो सब आपका डेबिट साइड में, वो सब आपको डेबिट में दिखाना है, वो सब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। दीज ऑल आर व्हाट, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। These all expenses will be included in what, your cost of production। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट जा रहा है वो सब ऐड करना पड़ेगा। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में है सब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड इट, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमेशा याद रखना, बराबर है। एक बार शॉर्टकट में देख लो इसको। तो आपने क्या देखा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में सबसे पहला, सबसे फर्स्ट व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, क्या आ गया बेटा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। फिर जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम किया आपने, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंसेस, बराबर है, माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो सब एडजस्ट करके आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, रॉ मटेरियल कंज्यूम। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, याद रखना, ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसके बाद और क्या भाई, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए और क्या क्या खर्चा करोगे और क्या क्या कॉस्ट जाएगा, वो सब आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आना चाहिए। दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। तो याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स रखना, पहला क्या, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग, फिर रॉ मटेरियल जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी आपका खर्चा है, वो भी कॉस्ट है, दैट विल आल्सो बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, गॉट इट, राइट। देन व्हाट, उसके बाद भाई ये जो बनाएगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा, वो करने वाला कौन है, लेबर, बराबर है। तो लेबर के लिए हम क्या देंगे, वेजेस देंगे। तो जो भी डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्या बेटा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, बराबर है, जिसमें रॉयल्टी पे कर रहे हो, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट है या मशीनरी जो भी हो, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट और मशीनरी, ठीक है, डिजाइन एक्सपेंस, वो सब आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि वो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। वो सब रिलेटेड टू व्हाट, क्या, वो सब रिलेटेड टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका, वो प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वो सब आपको डेबिट में दिखाना है, बराबर है। तो रॉयल्टी पे किया, हायर चार्जेस जा रहा है, स्पेशल इक्विपमेंट या टूल्स या मशीनरी का, डिजाइन एक्सपेंस जा रहा है बेटा। फिर जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस अदर्स आपका जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, वो सब दिखा दो। फैक्ट्री से रिलेटेड स्टोर, ऑयल, ग्रीस, सैलरी टू सुपरवाइजर, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, फैक्ट्री एसेट्स के ऊपर कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ तो वो भी इधर डेबिट में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में। फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन हुआ तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में। फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड या फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड आपने रेंट पे किया, लाइटिंग पे किया, वो सब आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में दिखाना है, बराबर। तो फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में सारे आइटम दिखाओगे तो आपको पूरा कॉस्ट मिलेगा, टोटल पूरा क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी कॉस्ट पे किया आपने, वो सब आपका डेबिट वाला है। उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा, अब देखो क्रेडिट में क्या आएगा, पहला तो अगर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर हो गया, ठीक है। फिर देखो, अब सुनो, समझो आपका डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग का जो डेबिट है ना वो कितना है, 1 लाख है। मतलब पूरा आपका कॉस्ट कितना गया, डेबिट का कॉस्ट कितना दिख रहा है, 1 लाख। पूरा खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, उस पे प्रोसेस करने से रिलेटेड पूरा खर्चा कितना जा रहा है, 1 लाख। अब क्रेडिट में समझो आपका
वर्क इन प्रोसेस कितना है समझो 5000, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो बचा रह गया ना, तो उसको नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, ठीक है। और सेल ऑफ स्क्रैप, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो बेटा आप, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करोगे तो उसमें से स्क्रैप भी निकलता है, और वो स्क्रैप हम बेच सकते हैं। देखो हमारे फैक्ट्री में जो भी स्क्रैप निकल सकता है, जो भी स्क्रैप निकलता है, वो किसी और फैक्ट्री के लिए, किसी और इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल का काम करता है, बराबर है। वो किसी और इंडस्ट्री के लिए किसका काम करेगा, रॉ मटेरियल का। हमारे लिए वो स्क्रैप है, लेकिन उनके लिए वो रॉ मटेरियल बन जाए, तो हम क्या करेंगे, उनको बेच देंगे, उनको हम बेच देंगे, ठीक है। तो वो बेचने से हमको कुछ पैसा मिल जाएगा ना यार, कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिल जाएगा। समझो हमने उनको बेच दिया तो हमको कितना मिल गया, 10,000 रुपये सेल ऑफ स्क्रैप से, समझ लो एक अमाउंट, ठीक है। कि 10,000 मिल गया, कितना मिल गया अपने को, 10,000 स्क्रैप, बहुत स्क्रैप निकल गया था तो हमने उसको बेच दिया। स्क्रैप थोड़ा ज्यादा अमाउंट हो गया, चलो थोड़ा कम कर लेते, चलो स्क्रैप से हमको मिल गया समझो 3,000 रुपीज, ठीक है। कितना मिल गया, 3,000 रुपीज, ठीक है, स्क्रैप से, ओके। अब सुनो, 1 लाख का तो आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट का खर्चा था, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट जितना भी आपने प्रोसेस किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, डायरेक्ट वेजेस लेबर दिया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया, और फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंस लगे, वो सब टोटल मिला के आपको कितना है, 1 लाख। बट उसमें से 5,000 तो ये वर्क इन प्रोसेस जो क्लोजिंग रह गया अपना, बराबर, अभी प्रोसेस में रह गया, वो क्लोजिंग हटा दो। और ये 3,000 जो स्क्रैप बेचा, बेटा अगर स्क्रैप में बेचेगा तो उतना पैसा तो अपने को मिल जाएगा ना, रिसिप्ट हो जाएगा ना बेटा, उतना तो अपने को एक तरह से इनकम हो गया यार, बराबर है कि नहीं, कि उतना हमको एक रिसिप्ट मिल गया, तो हमारे कॉस्ट के बर्डन को तो कम करेगा, हमारे कॉस्ट के बर्डन को तो कम करेगा ना, है कि नहीं। सिंपल समझने के लिए 1 लाख का अपना पूरा कॉस्ट गया है, और हमने स्क्रैप से समझो अपने को 10,000 रुपया मिल गया, स्क्रैप बेचा तो 10,000 रुपया मिल गया, 10,000 रुपीज, तो हमारा बर्डन क्या होगा, कॉस्ट का 90,000 ही रहेगा, क्योंकि 10,000 तो जो स्क्रैप निकला था वो हमने बेचा, तो हमको 10,000 रुपया मिल गया, तो उससे हमारा थोड़ा कॉस्ट का बर्डन कम होगा, दैट इज 90,000 हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है, बस वही चीज है, इसलिए माइनस करते हैं। बट इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो लिया है अभी हमने, तो वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 और 3,000 का क्या हो गया आपका, सेल ऑफ स्क्रैप, तो टोटल कितना हो गया, 8,000, बराबर है। टोटल कितना हो गया ये, 8,000। तो मतलब आपका डेबिट में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में प्रोसेस का, रॉ मटेरियल कंज्यूम का, वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा था, वो पूरा मिला के 1 लाख था, माइनस क्रेडिट अपना कितना है, 8,000। मतलब आपका जो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 92,000, कितना होगा, 92,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो क्रेडिट का जो प्रोसेस क्लोजिंग हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है, वो माइनस कर दो, सेल ऑफ स्क्रैप भी माइनस कर दो, क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप से थोड़ा आपको रिसिप्ट मिल गया, तो वो आपके कॉस्ट के बर्डन को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है, याद रखो। तो आपको 92,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, तो बस यही जो बैलेंस आएगा इधर, ये 92,000 हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर 92,000, यही 92,000 अब क्या रेडी हो गया अपना गुड्स, फिनिश गुड तैयार हो गया, बराबर। अब इसको किधर ट्रांसफर कर दो, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग करने के लिए किधर ट्रांसफर कर दो इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से अकाउंट में बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, खत्म, सब रेडी हो गया, तैयार हो गया, गुड्स फिनिश, फिनिश गुड्स रेडी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से सब हमारा रेडी हो गया है। अब जो भी आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है, कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1 लाख डेबिट था, 8,000 ये आपका क्रेडिट है, माइनस किया तो 92,000 का बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो 92,000 आया वो कौन से अकाउंट में, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में इसको ट्रांसफर कर दो, ट्रेडिंग में क्या कर दो, ट्रांसफर, सो दैट इज नोन एज बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इसी को बोलेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना इतना लगा, वो हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। अगर सेल ऑफ स्क्रैप नहीं होता, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग नहीं होता, तो अपना पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता, 1 लाख होता, पूरा बनाने का खर्चा कितना होता, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, फिनिश गुड्स तैयार करने का खर्चा होता 1 लाख, बट इधर है अपने पास वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग भी है और सेल ऑफ स्क्रैप है, तो वो माइनस कर दिया 8,000, तो अपना जो नेट कॉस्ट आया, दैट इज व्हाट, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको आया 92,000, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल, बराबर, क्लियर। तो बस अब इसको क्या करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो
जब मैन्युफैक्चरिंग बनेगा तो ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होगा। अब इसको आप ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने से पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट में आओगे, देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला याद रखना, सबसे फर्स्ट क्या होगा, ट्रेडिंग मतलब फिनिश गुड्स से रिलेटेड। अब भाई माल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा, फिनिश गुड्स रेडी होगा, उसी को तो ट्रेडिंग करोगे ना। तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ओपनिंग स्टॉक किसका दिखाना है आपको, फिनिश गुड्स का। याद रखना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। ये क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक किधर आ जाएगा बेटा, क्रेडिट में, अमाउंट उसका क्रेडिट में दिखा देगा। तो याद रखना, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। पर जब माल रेडी हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, तो फिनिश गुड्स का जो भी रहेगा आपका, पहले से अगर कुछ स्टॉक है, लास्ट ईयर का कुछ अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक है, तो ओपनिंग, और करंट ईयर में कुछ बचा है अपना, करंट ईयर में कुछ बच गया फिनिश गुड्स, समझो नहीं सेल हुआ, सेल नहीं हुआ, तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, वो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट। सिंपल, बराबर। और अब क्या करना है आपको, देखो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आया था ना बेटा, ये देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो आपने इधर लिखा ना, बाय ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, तो चलो उसको ट्रांसफर करो, आ जाओ, उसको ट्रेडिंग में आपको ट्रांसफर करना। तो ये देखो, आपने उधर क्या था, बाय ट्रेडिंग, तो बाय का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अकाउंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2। उधर बाय ट्रेडिंग था, इधर क्या हो जाएगा 2। उधर क्रेडिट में लिखा है बाय ट्रेडिंग, इधर क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा तो अपोजिट, तो उधर बाय ट्रेडिंग, इधर क्या आ जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग। टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर। व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड। सिंपल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने ट्रांसफर कर दिया, समझो अमाउंट कितना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, 92,000, तो 92,000 आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट, बराबर, मालूम पड़ा। तो ट्रेडिंग में आपको देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग बनाओगे तो ट्रेडिंग में ये दो आइटम तो फिक्स मिलेंगे, एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर लास्ट ईयर का कुछ क्लोजिंग बचा रहेगा तो ओपनिंग, और सेकंड सबसे मेन जो मैन्युफैक्चरिंग का, ये देखो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, दिस वन, ये बैलेंसिंग फिगर बाय ट्रेडिंग, तो बाय का क्या हो जाएगा 2, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, फिर इधर बाय है तो उधर क्या हो जाएगा 2। 2 व्हाट, कौन से अकाउंट से लिया, मैन्युफैक्चरिंग। कौन से अकाउंट से लिया आप ट्रांसफर, कौन से अकाउंट से कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। तो याद रखना बेटा, इधर क्या है बच्चों, बाय ट्रेडिंग है, क्या है बेटा इधर, बाय ट्रेडिंग। तो जब मैन्युफैक्चरिंग में आओगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय का अब 2। अब ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग लिखेगा नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में तो ट्रेडिंग लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, कौन सा अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाट ट्रांसफर, बराबर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाट ट्रांसफर, दैट्स इट, क्लियर। तो याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, तो इधर आपका ट्रेडिंग का पूरा आ गया बेटा, डेबिट का अमाउंट आ जाएगा, डेबिट का कॉस्ट। क्रेडिट में आपने जितना भी फिनिश गुड्स सोल्ड किया रहेगा, सेल, वो दिखा दो, कुछ रिटर्न रहेगा तो माइनस कर दो, और उसके बाद अगर कुछ भी गुड्स आपका लॉस्ट हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ, जो भी फिनिश गुड्स रखा है कुछ लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर से, या जो भी अदर रीजन हो, या प्रोपराइटर कुछ गुड्स लेके गया पर्सनल यूज के लिए, या आपने गुड्स को फ्री सैंपल में बांटा है फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए, तो गुड्स गया तो क्रेडिट, गया तो क्रेडिट, इफ गुड्स गोज आउट सो इट विल बी क्रेडिटेड, सिंपल, ये तो नॉर्मल है। तो ये सब करके उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में अगर पता है बेटा आपको क्रेडिट ज्यादा हुआ, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो समझो आपका क्रेडिट ज्यादा है, सेल ये सब लेके क्रेडिट ज्यादा है, तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। समझो क्रेडिट है आपका 2 लाख और डेबिट में आपका ओपनिंग स्टॉक और ये मैन्युफैक्चरिंग लेके आपको कितना आ रहा है, 1 लाख। सो भाई 2 लाख माइनस 1 लाख, आपको 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। व्हाट, 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स इट। तो क्रेडिट ज्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है ना बेटा, तो क्रेडिट ज्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट ज्यादा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, लॉस, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस, ठीक है। अगर डेबिट ज्यादा हो गया, समझो अगर ये डेबिट आपका है 1 लाख और क्रेडिट में सिर्फ आपको कितना दिख रहा है,
ये डेबिट आपका 1 लाख है और क्रेडिट आपका समझो 98, ठीक है। तो डेबिट ज्यादा हो गया, ट्रेडिंग का डेबिट ज्यादा हो गया, मतलब लॉस हो जाएगा ना। तो फिर इधर क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस, कितना 2000 करके ग्रॉस लॉस आ गया, बराबर है। तो याद रखना, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, और ट्रेडिंग में जो लॉस आएगा उसको ग्रॉस लॉस। क्रेडिट ज्यादा हुआ ट्रेडिंग का तो प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर। अब वो जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा वो नेक्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जैसा आप पहले बनाते थे ऐसा ही सब कुछ है, बराबर है। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका मेन अकाउंट, और उससे रिलेटेड थोड़ा थियरी। तो ये याद रखना, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में यूज करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और उससे रिलेटेड ट्रेडिंग में क्या चेंज होगा वो देख लिया। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया, फिर ट्रेडिंग में सब फिनिश गुड्स से रिलेटेड आपको दिखेगा, दैट्स इट। बाकी सेल करोगे वो फिनिश गुड्स का ही होगा, बाकी जितना भी गुड्स लॉस डिस्ट्रॉयड या प्रोपराइटर लेके गया फ्री सैंपल में बांटा, वो क्या बांटोगे, फिनिश गुड्स ही बांटोगे ना। तो गया तो क्रेडिट, सिंपल, क्लियर। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग, ठीक है। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर, क्या बेटा, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, उसके बाद पीएनएल और बैलेंस शीट तो एज यूजुअल एज कॉमन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना सब लोग, गॉट इट, ओके।